हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएफ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं और इसमें हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन है। तो इसका मैं इस वीडियो में पूरा बेसिक कवर करूँगा और बहुत अच्छे से आप लोग इसे समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रमित युग्म का। क्रमित युग्म, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्डर पेयर। आर्डर पेयर, ये क्रमित युग्म क्या होता है इसे हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि जो ए है, स्मॉल ए, ये बिलोंग्स, एक सेट है ए, इसके अंतर्गत यह ए आता है, ठीक है। और एक दूसरा एलिमेंट्स वी है, ये वी बिलोंग्स, ये कैपिटल बी सेट के अंतर्गत आता है। तो इम्प्लाई दैट्स ए कामा बी जो होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, क्रमित युग्म कहेंगे। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से आप समझ लीजिए। ए बिलोंग्स टू ए, देखिए ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इसे बिलोंग्स पढ़ा जाता है, बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है। क्लियर है? तो इसे आप दिमाग में रखेंगे, ये जो मैंने सिंबल बनाया है इसे बिलोंग्स टू पढ़ा जाता है। तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी इम्प्लाई दैट्स ए कामा बी, ये क्या कहलाएगा, क्रमित युग्म कहलाएगा। क्रमित युग्म के लिए कुछ बातों को जान लेना ज़रूरी होता है। जैसे ए कामा बी कभी भी बराबर नहीं होगा बी कामा ए के, ये इसके लिए एक महत्वपूर्ण शर्त होता है। तो इसे आप दिमाग में रखेंगे कि ए बी डज नॉट बिलोंग टू बी ए। और एक चीज़ और अब आप दिमाग में रखेंगे कि अगर ए कामा बी बराबर है सी कामा डी के, मतलब ये जो है आर्डर पेयर इस आर्डर पेयर के बराबर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए जो होगा वो सी के भी बराबर होगा एंड बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, डी के बराबर होगा। तो ये दोनों बात आपको दिमाग में रखना है कि अगर दो आर्डर पेयर आपस में बराबर हैं तो इनके एलिमेंट भी बराबर होंगे, लेकिन कैसे होंगे, ए सी के बराबर होगा और बी डी के बराबर होगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्तीय गुणन क्या होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है 1 2 3 करके, बस 3 ही एलिमेंट्स मैं ले रहा हूँ, और एक दूसरा सेट है मेरे पास ए बी और सी। तो कार्तीय गुणन में क्या होता है कि ए क्रॉस बी इसमें निकाला जाता है, और ए क्रॉस बी में 1 का ए के साथ पेयर लिखा जाता है, 1 कामा ए। क्लियर है? इसी प्रकार से 1 का इस बी के साथ लिखा जाएगा, 1 का सी के साथ लिखा जाएगा, एक कामा लगा के लिखेंगे, और 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ, और इस 2 का सी के साथ, फिर 3 का ए के साथ, 3 का बी के साथ,
और 3 का C के साथ। तो ये जितने प्राप्त हुए हैं यही इसका क्या कहलाता है, कार्तीय गुणन कहलाता है। तो अब आपको कार्तीय गुणन लिखने के लिए समझ में आ गया होगा कार्तीय गुणन क्या होता है। अगर कोई दो सेट्स हैं तो उनका अलग अलग ऑर्डर पेयर लिख दीजिए सबके साथ, वही क्या हो जाएगा, आपका कार्तीय गुणन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं संबंध क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, संबंध। मैं आपको संबंध बता रहा हूँ कि संबंध क्या होता है। संबंध को कहते हैं रिलेशन। जैसे सोशल लाइफ में हमारे बहुत सारे संबंध हैं, वैसे इन संख्याओं के मध्य में भी एक संबंध होता है। वो संबंध किस प्रकार से होता है, तो देखिए, वो संबंध संख्याओं में ग्रेटर का भी हो सकता है, इक्वल का भी हो सकता है और लेस देन का भी हो सकता है। ग्रेटर इक्वल का भी हो सकता है, लेस देन इक्वल का भी हो सकता है। ये जो इन संकेतों के माध्यम से संख्याओं में जो बताया जाता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, संबंध कहेंगे। यहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि दो समुच्चय ए और बी कोई हैं जो अरिक्त समुच्चय हैं, यदि दो समुच्चय ए और बी अरिक्त समुच्चय हैं, अरिक्त समुच्चय हैं, तब मैं कह सकता हूँ कि ए क्रॉस बी सच दैट्स ए क्रॉस बी का जो रिलेशन बनेगा वो उप समुच्चय होगा किसका, ए क्रॉस बी का। अर्थात ए क्रॉस बी के जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे, जो रिलेशन बन के आएगा वो उप समुच्चय होगा किसका, ए क्रॉस बी का। इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं अगर दो नंबर्स लूँ, यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक सेट्स है 2 3 और एक दूसरा सेट्स है 1 3 6। तो अगर इसमें मैं रिलेशन बनाता हूँ, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका ए क्रॉस बी निकालना होगा, तब फिर हम लोग रिलेशन लिखेंगे। पहले मैं ए क्रॉस बी निकाल लेता हूँ, ए क्रॉस बी ऑर्डर पेयर बना लेता हूँ। तो इसका मैं ए और बी का जब ए क्रॉस बी निकालूंगा तो देखिए क्या बन के आएगा। दो का एक के साथ, 2 कामा 1, 2 का 3 के साथ, 2 कामा 3 और 2 कामा 6। ऐसे 3 का 1 के साथ 3 1 और 3 3 और 3 6 हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें कहूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ग्रेटर साइन लगा के, कि हमें जो रिलेशन बनाना है वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, ग्रेटर का होना चाहिए। तो वह कौन कौन से रिलेशन हो सकते हैं इसमें से, 2 1, भाई 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है ना, तो 2 1 हो सकता है और 3 1 हो सकता है, क्योंकि 3 भी तो ग्रेटर देन है 1 से, और कोई तो इसमें हो नहीं सकता है। अगर मैं आपको कहूँ कि रिलेशन हमें बनाना है लेस देन का,
लेस देन का, तो आप कैसे बनाएंगे? 2 लेस देन 6 है, तो रिलेशन क्या मुझे मिलेगा? 2, 6 मिलेगा और 3, 6 मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा। अगर हमें बराबर का रिलेशन कहता, बराबर का रिलेशन, इक्वल के लिए हमें रिलेशन कहता, तो क्या लेते हम? 3, 3, ये मुझे रिलेशन प्राप्त होता। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि संख्याओं में रिलेशन कैसे होते हैं। बड़े के हो सकते हैं, छोटे के हो सकते हैं, बराबर के हो सकते हैं, बड़ा बराबर हो सकता है और छोटा बराबर हो सकता है। तो हमेशा रिलेशन जो है 2 सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके ज्ञात किया जा सकता है। आप सबसे पहले दोनों सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, उसके बाद जैसा बोला है उस प्रकार से आप उसमें रिलेशन दिखाइए। बड़ा का बोला है तो बड़ा का दिखाइए, छोटा का बोला है तो छोटा का उन संख्याओं में से चूज कर लीजिए, और बड़ा और बराबर कहा है तो बड़ा बराबर देख लीजिए, छोटा बराबर भी हो सकता है रिलेशन। तो ये सभी जो संकेत होते हैं इन संख्याओं में रिलेशन को व्यक्त करते हैं। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि प्रतिलोम संबंध क्या होता है, इनवर्स ऑफ ए रिलेशंस क्या होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि R बिलोंग्स टू A, V है, तो R यूनिवर्स जब मैं करूँगा, R यूनिवर्स, तो वह बिलोंग किससे करेगा? B, A से करेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिलोम संबंध। यानी R बिलोंग्स टू AB है तो R इनवर्स बिलोंग्स टू BA हो जाएगा। ये प्रतिलोम संबंध को बताता है। इसके बाद यहीं पे मैं आपको प्रांत समझा दे रहा हूँ। प्रांत क्या होता है? प्रांत को हम लोग कहते हैं डोमेन। जैसे मेरे पास कोई एक सपोज दैट मेरे पास कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है, A×B दिया हुआ है। किस प्रकार से दिया है? 2, 1, 3, 1 और 4, 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग डोमेन बोलेंगे। जो फर्स्ट वाला होता है ये डोमेन होता है। ऐसे डोमेन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ये क्या हो गया? ये आपका डोमेन हो गया। अगर हम लोग परिसर की बात करें, परिसर, रेंज, तो इसमें जितना आपका सेकंड वाला दिख रहा है, जैसे 1, 1 और 2, ये क्या है? ये परिसर है, रेंज है। कुछ और भी बातों को हमें सीख लेना है जो चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं संबंधों के प्रकार। संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो पहला रिलेशन जो होता है प्यारे बच्चों, स्वतुल्य संबंध होता है। स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा जो होता है वो सममित संबंध होता है। सममित संबंध, सममित संबंध को बोला जाता है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशंस। और तीसरा जो होता है संक्रामक संबंध होता है।
संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध को ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाता है। ट्रांजिटिव रिलेशंस। एक और इम्पॉर्टेंट होता है चौथा, प्रतिसममित संबंध। प्रतिसममित संबंध। प्रतिसममित संबंध को बोला जाता है एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस। तो ये कुल 4 टाइप के संबंध होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। बारी बारी से हम इस चारों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं, सबसे पहले स्वतुल्य संबंध क्या है। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। ये स्वतुल्य संबंध क्या होता है? जैसे मैं कहूँ कि A बिलोंग्स टू सेट्स ऑफ A है, तो इसमें जो रिलेशन बनेगा A, A, ये जो है ये अपने आप में एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य का मतलब स्वयं का इमेज। जैसे हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो दर्पण में किसका इमेज दिखाई देता है? अपना ही तो इमेज हम लोग देखते हैं। तो इसी प्रकार से अगर A इस सेट्स A के अंतर्गत है तो A का A से क्या कहलाएगा? जो संबंध है वही को हम लोग क्या कहेंगे? स्वतुल्य संबंध कहेंगे। बहुत ईजी है स्वतुल्य संबंध को समझना। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन करूं तो मान लीजिए मेरे पास एक कोई सेट्स है A, B और C करके है। मेरे पास कोई सेट्स है A, B, C। तो अगर मैं रिलेशन इसमें बनाऊं स्वतुल्य के लिए तो A हो जाएगा, B हो जाएगा और C हो जाएगा। फिर क्या हो सकता है? A का B के साथ हो जाएगा और A का C के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो A है, B है और ये C है। ये क्या है? ये स्वतुल्य संबंध को बता रहा है। तो बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है कि स्वयं का स्वयं के साथ इमेज क्या कहलाता है? स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो ये इसका डिफिनेशन है, ये स्वतुल्य संबंध का डिफिनेशन है। इसके बाद हम लोग समझते हैं सम्मित संबंध क्या होता है। सम्मित संबंध क्या होता है इसे समझ लीजिए। जैसे मैं कहूँ इफ AB बिलोंग्स टू R, A और B जो हैं R से बिलोंग्स कर रहे हैं, B, A भी बिलोंग्स टू R है, तो A का जो A और B बिलोंग्स भी R है और B और A भी बिलोंग्स टू R है। तो यदि ऐसा है तो ये सम्मित संबंध है। यहाँ पर लिखा जा सकता है फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू सेट्स A। मतलब इसका मतलब ये इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन हो गया इस सम्मित संबंध का, जो मैंने लिखा है कि AB बिलोंग्स R है और BA बिलोंग्स भी R है। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहेंगे? सम्मित संबंध कहेंगे। और यहाँ पर मैंने लिखा फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू सेट्स A है। यह जो A और B हैं यह इस A सेट्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इतना बात आपको दिमाग में रखना है। इसको और भी ऐसे भी डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि A का जो रिलेशन है B से
इम्प्लाई दैट बी का रिलेशन है ए से। तो ऐसा अगर है तब ये भी आपको क्या बता रहा है, ये भी आपको सम्मित संबंध ही बता रहा है यहाँ पर। जैसे मैं एक सेट्स लेकर के आपको बता रहा हूँ, जैसे मेरे पास एक सेट्स है 3 4 5, मेरे पास एक अपने आप में एक सेट्स मैंने लिखा है 3 4 5 में करके। तो अगर मैं यहाँ पे आपको रिलेशन बना रहा हूँ तो 3 का 3 से भी बन सकता है, 3 का 4 से और 4 का 3 से, फिर जो है 4 का 5 के साथ बन सकता है और 5 का 4 के साथ बन सकता है। तो यदि ऐसा है तो इस रिलेशन को आप क्या कहेंगे, सम्मित संबंध कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सम्मित संबंध क्या होता है। मतलब अगर 3 का 4 के साथ है तो 4 का 3 के साथ होना चाहिए, 4 का 5 के साथ है तो 5 का 4 के साथ होना चाहिए, और स्वयं का तो स्वयं का होगा ही होगा 3 का 3 से। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहेंगे, सम्मित संबंध कहेंगे। इसके बाद हम लोग समझते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध को ट्रांजिटिव रिलेशन बोला जाता है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसमें हम लोग मानेंगे इफ़ ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई दैट्स, तो हम लोग लिख सकते हैं ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, और फॉर एवरी ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू सेट्स ऑफ ए। ये इसका स्टैंडर्ड डिफिनेशन है। मतलब ए बी भी आर से रिलेटेड है, बी सी आर से रिलेटेड है और ए सी आर से रिलेटेड है। तो ए बी सी ये किसके ए के अंतर्गत सेट्स आते हैं। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहेंगे, संक्रामक संबंध कहेंगे। इसको हम लोग दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं अथवा करके, ए बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स नहीं बोलेंगे, ए का रिलेशन है किससे, बी से, और बी का रिलेशन है सी से। तो इम्प्लाई दैट ए का भी रिलेशन होना चाहिए किससे, सी से। तो यदि ऐसा है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, संक्रामक संबंध कहेंगे। आखिरी एक और संबंध होता है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रतिसममित संबंध। प्रतिसममित संबंध, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, एंटीसिमेट्रिक रिलेशंस, प्रतिसममित संबंध। ये क्या होता है, इफ़ यदि ए बी, इसका मैं डिफिनेशन लिख रहा हूँ, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है एंड बी कामा ए बिलोंग्स टू आर है, तो इम्प्लाई दैट्स ये तभी पॉसिबल है जब ए बी के बराबर होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू सेट्स ऑफ ए। यह जो ए और बी है ए के ए सेट्स के अंतर्गत आ रहे हैं, मतलब ए बी जो है इस ए सेट्स में है, ठीक है। तो ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए भी बिलोंग्स टू आर है, तो यह तभी पॉसिबल है जब ए बराबर बी है। तो बस इसी 4 डिफिनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप याद करेंगे, सम्मित संबंध को, प्रतिसम्मित संबंध, संक्रामक संबंध, और ये जो मैंने आपको पढ़ाया सम्मित संबंध और एक स्वतुल्य संबंध। अगर इस 4 को आप बेहतरीन तरीके से तैयार कर लेते हैं और जो मैंने इसके बाद बताया आपको उसको तैयार कर लेते हैं, तो
इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आपका चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये मेरा बेसिक क्लास था और अगले लेक्चर से मैं आपको आंकिक प्रश्न बताना शुरू कर दूंगा चैप्टर। तो आई होप आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।